नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त तपन चौधरी और मैं बहुत ही बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर मैं आप सब लोगों से बोलूं कि गवर्नमेंट आपको 25 लाख रुपए देगी वो भी पढ़ने के लिए, तो क्या आपको यकीन होगा? या दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा। गवर्नमेंट आपको हायर स्टडीज करने के लिए 25 लाख रुपए दे रही है दोस्तों। तो वो 25 लाख रुपए किस रूप में दे रही है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आपने एक एग्जाम का नाम सुना होगा जिसे हम बोलते हैं नेट जेआरएफ। आपने काफी बार सुना होगा कि यार मेरा वो फ्रेंड है, उस फ्रेंड का तो नेट क्लियर हो गया, वो तो कॉलेज में लग गया, या फिर मेरे फ्रेंड का जेआरएफ क्लियर है, वो ये काम कर रहा है। तो आखिर ये नेट जेआरएफ होता क्या है? आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे कि आपका जो नेट जेआरएफ है क्या होता है और किस प्रकार से आपको नेट जेआरएफ के अंदर आपको रुपए मिलते हैं। यानी कि मैं आपको बोल रहा था ना कि लगभग आपको 25 लाख रुपए मिलते हैं, तो सच में मिलते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको पढ़ाई करनी है। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको अपनी पढ़ाई फोकस करना है और गवर्नमेंट आपको पढ़ने के लिए रुपए देगी। यही है इसके अंदर फेलोशिप। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर नेट जेआरएफ होता क्या है। नेट जेआरएफ का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपका जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है इसके अंदर देखिए, तो आपका जो नेट जेआरएफ है कौन करवाता है, यानी कि कौन सी संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो आपका नेट जेआरएफ एग्जाम करवाता है। और इसके साथ साथ इस वीडियो में बात करेंगे हम कि जेआरएफ में फेलोशिप यानी कि जो आपकी छात्रवृत्ति मिलती है, जो आपको रुपए मिलते हैं, वो कितने मिलते हैं, कब से लेकर कब तक मिलते हैं और उसमें कितनी लिमिट होती है आपको मिलने के लिए। और इसके साथ साथ हम बताएंगे आपको कि नेट जेआरएफ जो को क्वालिफाई करने के लिए कितने एग्जाम होते हैं, यानी कि नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है इसको क्वालिफाई करने के लिए इसमें आपको कितने एग्जाम देने पड़ते हैं, कितनी आपकी इसके अंदर कट ऑफ जाती है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसमें नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी, यानी कि नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है ये देने के लिए आपकी क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप इस नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए एलिजिबल हों। और फिर हम बात करेंगे इसके अंदर एग्जाम पैटर्न की। जब नेट जेआरएफ है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से इसका एग्जाम आता है और क्या इसका सिलेबस होता है, यानी कि एग्जाम के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाता है इसके अंदर, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि नेट जेआरएफ में अप्लाई करने के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ती है, क्या इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, यानी कि कितनी कट ऑफ रहती है। और इसके साथ साथ नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है वो साल में कब होता है और कितनी बार होता है दोस्तों। इसके साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि नेट जेआरएफ करने के सबसे बढ़िया बेनिफिट्स कौन कौन से, यानी क्या क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, और नेट जेआरएफ करने पर आप किस प्रकार से इसके अंदर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर किस प्रकार से आप इसके अंदर बन सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखिए, अगर आपको नेट जेआरएफ के बारे में कुछ पता है तो अच्छा है, और नहीं पता है तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके मन में नेट जेआरएफ के बारे में एक भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर नेट जेआरएफ की शुरू से लेकर एंड तक A to Z सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, नेट जेआरएफ यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग नेट जेआरएफ और गवर्नमेंट की तरफ से होने वाले अलग अलग एग्जाम्स को लेकर छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाता रहता हूं। तो कल को अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नेट जेआरएफ या फिर और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स और अलग अलग जो फेलोशिप हैं, स्कॉलरशिप हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको आपके अपने फोन पर सबसे पहले। इसलिए दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात कि आखिर नेट जेआरएफ होता क्या है दोस्तों। देखिए, आपका जो नेट जेआरएफ यानी कि नेट एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको मिलता है नेट क्वालिफाई करने में, यानी कि अगर आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, उसके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आपको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो होता क्या है, जिससे कि आप क्या हो जाते हो, एलिजिबल, आप योग्य हो जाते हो किस चीज के, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। किसके अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हो, किसके बनने के, किसी भी एक गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर, यानी कि किसी भी एक गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हो अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो। और जो नेट जेआरएफ का टेस्ट है, जो एग्जाम है, एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसको कंडक्ट करवाया जाता है दो संस्थाओं के द्वारा। एक आपकी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एक आपकी सीएसआईआर, यानी कि आपका जो एग्जाम है ये एनटीए और सीएसआईआर इन दो संस्थाओं के द्वारा करवाया जाता है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
और CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो आपकी यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसके बिहाफ पे एग्जाम करवाया जाता है, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता चेक की जाती है कि इसके अंदर मार्क्स लाके आप JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेने के लायक हो या नहीं हो, और आप प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक हो या नहीं हो। आपका जो नेट का एग्जाम है उसको आपके, अगर आप आते हो कॉमर्स या फिर आर्ट्स के, अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपका जो नेट का एग्जाम होगा उसको करवाती है NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर आप स्टूडेंट हो साइंस के तो आपका जो एग्जाम होगा नेट का उसको करवाता है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम बोल देते हैं CSIR नेट। दोस्तों अब बात करें हम JRF यानी कि ये होता है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो, लेकिन अगर आप नेट JRF क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य होते ही हो, उसके साथ साथ आप योग्य होते हो फेलोशिप यानी कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के योग्य हो जाते हैं, यानी कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप इसके अंदर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति तभी मिलेगी जब आप किसी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर या किसी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके आप PhD के अप्लाई करते हो, आप PhD करते हो। अगर आप PhD करते हो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो आपको इसके अंदर स्कॉलरशिप दी जाएगी। और आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, देखिए अगर आप इस PhD के अंदर होते हो एनरोल, अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD के अंदर एडमिशन लेते हो नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको जो पहले 2 साल है, पहले 2 साल तक तो आपको मिलेगी 35,000 रुपये प्रति महीना, और अगले 2 साल तक आपको मिलेगी 38,000 रुपये प्रति महीना। यानी कि अगले जो रिमेनिंग ईयर्स हैं, यानी 2 साल तक तो आपको कम से कम 35,000 रुपये तो मिलेंगे। उसके बाद में जो बचे हुए आपके साल है PhD के, उसके अंदर आपको 38,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। तो ऐसा करते हुए लगभग 5 साल के अंदर आपको लगभग 25 लाख रुपए आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जो किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक कंडीशन भी है कि अगर आप नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद किसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर PhD के लिए एडमिशन लेते हो तो आपको इसके अंदर छात्रवृत्ति या फेलोशिप है वो नहीं दी जाएगी। ये फेलोशिप आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो PhD के अंदर। देखिए दोस्तों, आपका जो नेट और JRF है उसका एक ही तो एग्जाम होता है और एक ही इसका पेपर होता है और एक ही इसका सिलेबस होता है। यानी कि इसके अंदर नेट अलग है, JRF अलग है वैसे तो, लेकिन इनका पेपर, इसका एग्जाम, इसका जो सिलेबस है वो एक ही होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जिनकी थोड़ी सी कट ऑफ कम रहती है वो तो होते हैं आपके नेट क्वालिफाइड, और उससे थोड़ी 8-10% ज्यादा आती है तो वो होते हैं आपके नेट JRF क्वालिफाइड। यानी कि मेरिट लिस्ट के बेस पर आपको इसके अंदर क्वालिफाई किया जाता है। जब आप नेट JRF का फॉर्म भरते हैं तो आप नेट और JRF दोनों का ऑप्शन उसके अंदर होता है। आप या तो एक के लिए एग्जाम दे सकते हैं या फिर आप दोनों को इसमें ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। आप दोनों का एग्जाम एक साथ दे सकते हैं। यानी कि आपका जो नेट और JRF है उसका एक ही फॉर्म होता है, उसके अंदर ऑप्शन आता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर नेट JRF क्वालिफाई करने के बेनिफिट, यानी कि अगर आप नेट JRF क्वालिफाई करते हो तो आपको इसके क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, यानी आपको इसके कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो, नेट JRF क्वालिफाई करते हो तो आपको PhD करने पर इसके अंदर मंथली 35,000 और 38,000 रुपये तो वो मिलेंगे ही। उसके साथ साथ आपको HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, आप जहाँ भी रहोगे आपको रहने का आपका किराया भी मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको कंटीजियस ग्रांट्स भी इसके अंदर दी जाएगी। वो भी एक तरह का अलाउंस है जो आपको इसके अंदर दी जाती है। देखिए JRF क्वालिफाई करने के बाद 3 साल के अंदर अंदर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर PhD के अंदर एडमिशन लेता होता है, तभी आपको ये 5 साल तक फेलोशिप यानी कि छात्रवृत्ति आपको दी जाएगी। यानी कि जो स्कॉलरशिप है वो आपको तभी मिलेगी जब आप 3 साल के अंदर अंदर किसी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर PhD के अंदर एडमिशन ले लेते हो। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर एडमिशन नहीं लिया तो आपको फिर वो नहीं मिलेगी। और इसके अंदर देखिए जो 5 साल की आपको फेलोशिप मिलती है उसमें क्या होता है कि जब 5 साल की फेलोशिप है उसके अंदर जो 2 साल की फेलोशिप है वो तो आपकी होती है JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसके बाद जो बचे हुए 3 साल हैं उसको बोलते हैं SRF यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इस प्रकार से आपको इन 5 साल के अंदर JRF और SRF आपको इसके अंदर मिलती है दोस्तों। यानी कि इस प्रकार से देखें तो 5 साल के अंदर आपको 25 लाख रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, वो भी किस लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ रिसर्च करने के लिए। अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए
पूरे इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर दोस्तों। अगर आप किसी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उसके अंदर नहीं देना है, आपको सिर्फ वाइवा के तौर पर उसके अंदर एडमिशन दे दिया जाएगा दोस्तों, जिसके अंदर आप अपना रिसर्च वर्क यानी कि आप अपना रिसर्च वर्क उसके अंदर कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनके अंदर भी आप जॉब कर सकते हैं। और दोस्तों हम बात करें आपके लिए नेट जेआरएफ की एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन नेट जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, नेट जेआरएफ का फॉर्म भरने के लिए, नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए आपने कर रखी हो मास्टर्स डिग्री यानी कि आपने एमकॉम, एमए, एमएससी ये जो डिग्रियां हैं अगर आपने कर रखी हैं या फिर जो मास्टर्स डिग्री होती हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने और कोई डिग्री कर रखी है किसी भी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप और उस डिग्री के अंदर अगर आप आते हो जनरल कैटेगरी में तो आपको उसके अंदर मिनिमम 55% आपके उसके अंदर मार्क्स होने चाहिए डिग्री के अंदर। और अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से तो आते हो तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स डिग्री के अंदर होने चाहिए। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप नेट जेआरएफ का लिए अप्लाई कर सकते हो, नेट जेआरएफ का एग्जाम आप दे सकते हो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर हम एज लिमिट की कि नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए आपकी कितनी एज लिमिट मांगी गई दोस्तों। देखिए, अगर आप सिर्फ नेट के लिए अप्लाई करते हो यानी कि आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देखिए दोस्तों, तो उसके अंदर तो कोई भी एज लिमिट नहीं है दोस्तों। यानी कि नेट का एग्जाम देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। जब तक आपकी बॉडी में जान है, जब तक आपके दिमाग में ताकत है, आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी पूरी लाइफ टाइम आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, तो उसके लिए दोस्तों एज लिमिट रही है। इसके अंदर देखिए, अगर आप आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी से तो आपको 35 साल तक की एज लिमिट यानी कि 30 अप टू 35 इयर्स आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि 35 तक आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हो मेल जनरल कैटेगरी से तो आप 30 साल तक जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फीमेल हो तो आप 35 साल तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर आप हो एक्स सर्विसमैन तो इसके अंदर आपको 5 साल की छूट होती है, यानी कि जनरल आपका 30 साल होता है तो आपको 35 इयर्स तक इसके लिए जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एलएलएम यानी कि देखिए, जिस प्रकार से एलएलबी होती है तो उसी प्रकार से आपकी एलएलएम यानी कि मास्टर्स इन लॉ होती है, ये डिग्री है। अगर आपने ये कर रखी है तो आपको 3 साल की छूट इसके अंदर दी जाती है, यानी कि आप 33 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आपकी नेट जेआरएफ और नेट और जेआरएफ के लिए एज लिमिट दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ साथ आपका जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है वो साल में 2 बार करवाया जाता है, यानी कि एक तो आपका जून में और एक आपका दिसंबर में, यानी कि हर साल ये एग्जाम 2 बार होता है। तो आप इसको हर साल एग्जाम को 2 बार दे सकते हैं। और अगर हम बात करें नेट जेआरएफ के लिए फीस की, यानी कि आप अगर नेट जेआरएफ के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी इसमें कितनी फीस लगने वाली, देखिए दोस्तों, इसके अंदर अगर आप आते हैं जनरल कैटेगरी से तो आपको नेट जेआरएफ के लिए 1000 रुपए देने होंगे। अगर आप आते हो ओबीसी से तो आपको नेट जेआरएफ के लिए 500 रुपए देने होंगे दोस्तों। और अगर आप आते हो एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी तो आपको देने होंगे 250 रुपए नेट जेआरएफ के अंदर अप्लाई करने के लिए दोस्तों। और दोस्तों बात करें अगर हम नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है उसका जो एग्जाम पैटर्न है, यानी कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है दोस्तों, देखिए इसके अंदर आपका जो एग्जाम है कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, यानी कि आपका जो नेट जेआरएफ एग्जाम है उसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। पहला आपका होता है पेपर 1 और दूसरा आपका होता है पेपर 2। जो पेपर 1 होता है वो सबके लिए होता है, यानी कि सबके लिए कंपलसरी है, वो सबको देना पड़ता है। उसके अंदर देखिए पेपर 2 सबके लिए होता है, उसके अंदर आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड, एक आपका टीचिंग एंड रिसर्च स्किल्स। इसके अंदर जो डिटेल में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा डिटेल में क्या आता है। और आपका जो पेपर 2 होता है वो होता है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट चूजन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 81 सब्जेक्ट, यानी कि आपके 81 सब्जेक्ट की लिस्ट होती है, उसमें से आपको जो सब्जेक्ट आपके पास है, आपने जो सब्जेक्ट लिया है, आपको जो चूज करना है उसका आपका टेस्ट इसके अंदर होता है दोस्तों। तो पेपर 1 आपका इस प्रकार से होता है और पेपर 2 आपका इस प्रकार से होता है। और बात करें आपके पेपर की तो पेपर पर किस प्रकार से होता है, देखिए आपका जो पेपर होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो टेस्ट है वो होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपके ऑप्शंस में से टिक करने होते हैं, वो वाला ऑब्जेक्टिव आपका इसके अंदर एग्जाम होता है। और आपका जो एग्जाम है वो होता है बाइलिंगुअल, यानी कि आपका ये 2 भाषाओं में पेपर आता है। अगर आप राजस्थान से हो तो आपको इंग्लिश और हिंदी के अंदर आएगा। अगर आप किसी और स्टेट से हो तो एक आपका इंग्लिश और एक उस स्टेट की जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर, यानी कि आपके 2 लैंग्वेज के अंदर एग्जाम आता है।
पेपर होता है। और जब पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल आपके 100 मार्क्स का पहला पेपर होता है। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है। उसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार से आपका पेपर 2 200 मार्क्स का इसके अंदर होता है नेट जेआरएफ के अंदर। और अगर हम बात करें आपके पेपर 1 के सिलेबस की, देखिए दोस्तों, आपके पेपर 1 के अंदर 10 सेक्शन यानी कि 10 यूनिट होती हैं, और प्रत्येक सेक्शन में से आपको से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो 10 यूनिट कौन कौन सी होती हैं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट 4 कम्युनिकेशन, यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 7 डाटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 8 यानी कि आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यूनिट 9 आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये आपके टोटल 10 यूनिट हैं, जिनमें से आपके 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है। तो इस प्रकार से आपके 100 मार्क्स का पहला पेपर हो जाता है दोस्तों। और आपका जो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों के दोनों एक साथ होते हैं। यानी कि पेपर 1 होगा, फिर आपका तुरंत पेपर 2 होगा। यानी कि इन पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपको कोई भी गैप नहीं दिया जाता है, और दोनों के लिए आपको 3 घंटे इसके अंदर दिए जाते हैं दोनों एग्जाम को सॉल्व करने के। ना दोनों पेपर के अंदर कोई ब्रेक होता है, ना ही इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि आप इसमें अगर तुक्का लगाते हो तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, आपका कुछ भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें नेट जेआरएफ के एग्जाम के अंदर जो पेपर 1 और पेपर 2 हैं, इनमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आप आते हो जनरल कैटेगरी से, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे, तो आपको नेट क्वालिफाइड होगा नेट जेआरएफ। और अगर आप आते हो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 में मिनिमम 35% मार्क्स लाने होंगे नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आपकी नेट जेआरएफ को लेकर संपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो देखिए, इस प्रकार से अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, तो और फिर आपका अगर पीएचडी के अंदर एडमिशन हो जाता है, तो आप महीने का 35 से 38 हजार रुपए इस प्रकार से एज ए फेलोशिप, एज ए स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के रूप में आप ले सकते हो। आपको करना भी कुछ नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है। यानी कि गवर्नमेंट आपको पढ़ने के रुपए दे रही है। और देखिए, आपके 5 साल के अंदर किस प्रकार से 25 लाख रुपए लगभग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट है वो पढ़ भी सकते हैं, और आप साथ साथ अपना खाना पीना, अपनी अर्निंग भी इसके अंदर चल सकती है आपकी दोस्तों। तो ये थी आपकी नेट जेआरएफ यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप इसके लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आप कमेंट करें। आपके हर कमेंट का जवाब दोस्तों दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी ली, तो कृपया आप सब लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव, आपके जो भी जानकार हैं उनके साथ में इसको शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है, तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, और आपका दिन शुभ हो।